वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स क्रैक यूपीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव आज आप लोगों के समक्ष यूपीएससी सीएससी जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज में जो मेरा सेशन चल रहा है उसमें मैं लेकर के आया हूँ स्पेस डेब्रिस। तो आज हम पूरे इस सेशन में स्पेस डेब्रिस यानी कि अंतरिक्ष कचरे पे बात करेंगे कि जो सैटेलाइट्स भारत के द्वारा या अन्य देशों के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, वो अपनी कक्षाओं में पहुंचने के बाद, उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो कहाँ पर पड़े रहते हैं और किस प्रकार से उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और अंतरिक्ष के लिए एक प्रदूषण और एक वहाँ की जो उसकी जो एक उपयोगिता है उस पर कैसे पेंसिल लगा सकते हैं और आने वाले समय में ये कितना घातक हो सकते हैं। तो इसी पर हमारा पूरा सेशन रहेगा आज का। सभी लोग जुड़े और बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर कोर्स और आपको अनलिमिटेड एसेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपरली चीज़ें आप समझ पाओगे और आपको एक एक चीज़ को यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज होता है, स्ट्रक्चर कोर्स होता है और आपकी डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर चलती हैं। तो जल्दी से अनअकैडमी का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें अगर न किया हो तो, जिससे कि आप प्रॉपर इस फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकें। यहाँ पर मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के बाद आपको मेरे पीडीएफ, मेरे नोटिफिकेशन, और मेरे अपकमिंग वीडियोस के इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप हमारे अनअकैडमी के इस टेलीग्राम लिंक से हमसे आप मिल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट हो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। नीचे मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है। इसे जुड़ने के बाद आप अनअकैडमी की ऐप की जो स्पेशल क्लासेस होती हैं उनको आप देख सकते हैं, पुराने कोर्सेज को मेरे देख सकते हैं, आगामी मेरे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। इस तरह से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप टॉप एजुकेटर से आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस स्टडी, आंसर राइटिंग कोर्सेज। अनअकैडमी पर दो तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक प्लस कोर्स, एक आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स जो है आपका 1 मंथ से लेकर के 3 साल के अलग अलग कोर्सेज हैं। 1 मंथ की फीस 9,000 रुपये है और 3 साल की जो फीस है वो 90,000 रुपये है। सबसे प्रेफरेंस जो कोर्स है वो 1 ईयर का है। 1 ईयर का कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपको 49,500 का ये सब्सक्रिप्शन है। इसको अगर आप मेरे रेफरल कोड SS1 से लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये फीस आपकी 44,550 की हो जाएगी। इस सब्सक्रिप्शन के द्वारा आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल प्रोवाइड होता है। तो जल्दी जल्दी इसको SS01 कोड से इसको आप सब्सक्राइब कराइए। और अगर आपको अनअकैडमी के, ये तो ऑप्शनल का आ गया है, आइकॉनिक कोर्स में जाना चाहते हैं तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड होते हैं, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराई जाती है, स्टडी प्लानर आपको दिया जाता है और आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाता है। अनअकैडमी का जो आइकॉनिक कोर्स है ये 3 तरह का है, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का। 1 ईयर का जो है 69,500 का है। इसको अगर आप में रेफरल कोड SS01 से लेते हैं तो ये घट करके इसकी फीस आपकी 62,550 की हो जाएगी। तो इसको आप ले सकते हैं। इंडिया अनअकैडमी कॉम्बैट के द्वारा एक गेमीफाइड बैटल स्टार्ट किया गया है। गेमीफाइड बैटल एक प्रकार का जो है कॉन्टेस्ट है। इस कॉन्टेस्ट में आप सभी लोग भाग ले सकते हैं। हजारों हजार बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। पिछले 6 दिसंबर को ये स्टार्ट हुआ था। इसकी टाइमिंग मॉर्निंग में 11 बजे से है। इस कंटेस्ट में भाग लेकर के आप अच्छे क्वेश्चंस पा सकते हैं, आप अपनी टाइम एक्यूरेसी को सही कर सकते हैं, आप कंपटीशन के माहौल में बैठ करके अपनी प्रैक्टिस को बढ़िया कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे अच्छे प्राइज भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस कंटेस्ट का जो फॉर्मेट है
इसमें 45 मिनट का एक कॉन्टेस्ट होता है। 60 क्वेश्चन इसमें होते हैं और इस तरह के 13 कॉम्बैट्स होने वाले हैं, जिनमें से एक हो चुका है 6 दिसंबर को। नेक्स्ट आपका 20 दिसंबर को होगा। 6 सेक्शन इसमें होंगे या होते हैं। रिलेटिव स्कोरिंग इसकी की जाती है और ये फोर्थ नाइटली कंटेस्ट है, पाक्षिक है, यानी कि 15 दिन पर एक बार ये प्रोग्राम होगा। अल्टरनेट संडे को होगा, ये ध्यान रखिएगा, डे जो होगा वो संडे ही होगा। इसमें प्रथम रैंक लाने वाले को एप्पल मैकबुक एयर की तरफ से लैपटॉप दिया जाएगा। सेकंड विनर को एप्पल आईपॉड मिनी दिया जाएगा। थर्ड रैंक लाने वाले को एप्पल एयरपॉड दिया जाएगा और सभी 100 रैंक लाने वाले को, यानी कि 1/4 से लेकर के 100 रैंक के सभी बच्चों को 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा अमेजन की तरफ से। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि आपका जो यूपीएससी सीएससी का जो 2021 का प्रीलिम्स एग्जाम है, उसमें मात्र अब 6 महीने बचे हैं। तो उसकी तैयारी के लिए अनअकैडमी आपको ध्यान में रखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स लेकर के आया हुआ है, उसको आपको ध्यान में रखना है। इस कोर्स का नाम है चैंपियंस। इस चैंपियन कोर्स 6 मंथ का जीएस का बैच होगा। इसमें यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 बाइलिंगुअल ये कोर्स होगा। ये कल से यानी कि 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें कंप्लीट जीएस सिलेबस प्रीलिम्स का कराया जाएगा, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, लाइव क्लासेस कराई जाएंगी, फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको दिया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको दिया जाएगा और इंडिया टॉप एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का यहाँ पर मौका मिलेगा। इसी तरह से 2021 के लिए, 2022 के लिए और 2023 के लिए अलग अलग कोर्सेज आ रहे हैं। 2021 का जो प्रीलिम्स होना है, ये भी 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 3 तरह के कोर्सेज हैं। एक बाइलिंगुअल, इसका नाम मिशन 2021 है, हिंदी में लक्ष्य 2021 है और इंग्लिश में एक्सपेडिशन 2021 है। ऐसे ही 2022 के लिए मिशन 2022 बाइलिंगुअल, लक्ष्य 2022 हिंदी में, एक्सपेडिशन 2022 इंग्लिश में। 2023 के लिए मिशन 2023 बाइलिंगुअल है, लक्ष्य 2023 हिंदी माध्यम में है और एक्सपीडिशन 2023 इंग्लिश माध्यम में है। इसको लेना मत भूलिएगा। ये था कुछ जानकारी। अब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्पेस डेब्रिस यानी कि अंतरिक्ष कचरे पे हम लोग बात करेंगे। स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष कचरा, आप यहाँ पर एक इमेज में आपको ये दिख रहा होगा कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी की एक ऑर्बिट है। ये आपकी पृथ्वी की जो ऑर्बिट है इसको क्या कहेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट। तो कचरे की जब हम बात करेंगे तो स्पेशली लो अर्थ ऑर्बिट की ही बात करेंगे, यानी कि निम्न भू कक्षा की हम बात करेंगे। इसी लो अर्थ ऑर्बिट में ये जो आपके कचरा पड़ा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेस डेब्रिस कहेंगे या अंतरिक्ष कचरा कहेंगे। और आपको पता है कि यहाँ पर जाने पर सभी पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। छोटा भी पार्टिकल होगा इतनी स्पीड से चलेगा कि वो अगर टकरा गया किसी से तो वो बड़े बड़े विमान को नष्ट कर सकता है। तो इसी पर हमारा आज पूरा सेशन है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अंतरिक्ष कचरा क्या होता है। तो अंतरिक्ष मलबा, जिसे हम लोग अंतरिक्ष कबाड़ भी कह देते हैं, एक प्रकार की जो है कृत्रिम सामग्री है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है और अब ये नॉन फंक्शनल है, किसी काम की नहीं है। यानी कि मानव के द्वारा अंतरिक्ष में मिशन के में जो बहुत सारे सैटेलाइट या उपकरण भेजे जाते हैं, जब उनका काम समाप्त हो जाता है तो वो वहीं पर चक्कर लगाते रहते हैं और वो कबाड़ हो। जैसे आपके घर में मोबाइल है, आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल आपके खराब हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बॉक्स में वो पड़े रहते हैं, तो वो कचरा हो गया। जब तक वो काम कर रहा था आपका वो मोबाइल था। टीवी हो गई आपकी पुराना, आपका कोई एसी हो गया, कोई रेफ्रिजरेटर हो गया, जब पुराना हो जाता है उसको हम गैराज में या कबाड़ में रख देते हैं। अब अंतरिक्ष में जो कबाड़, जो हम काम करने के लिए मिशन भेजते हैं, वहां से खराब होने पर उसको लाने की हमारे पास अभी कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, तो वो खराब होने के बाद वहीं पर वो पड़े रहते थे। शुरुआत में ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इतना बड़ा स्पेस है, इतना बड़ा वहाँ का जो ऑर्बिट है, तो वहाँ पर अगर हजारों लाखों अगर कोई स्पेस पड़े भी रहते थे डेब्रिस, तो उस पर ध्यान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे संख्या उनकी बढ़ती रही और जब
मानव का उस पर नजर गई तो समस्या बहुत विकट हो चुकी थी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष कबाड़ वे कृत्रिम सामग्रियां होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती हैं और अब उनका कोई कार्य नहीं रह गया है। ये जो भी सामग्रियां होती हैं, ये खारिज किए गए रॉकेट के जो चरण होते हैं उतनी बड़ी हो सकती हैं, यानी कि एक रॉकेट के बराबर की साइज की हो सकती हैं, या रॉकेट को या किसी वस्तु को पेंट करने के लिए जो सूक्ष्म चिप के रूप में छोटी हो सकती है। यानी कि बहुत बड़ी से लेकर के बहुत छोटी तक ये सामग्रियां हो सकती हैं। और अगर इनकी अवस्थिति की बात की जाए, लोकेशन की बात की जाए, तो ये जो अधिकांश मलबे हैं ये पृथ्वी की सरफेस से 2000 किलोमीटर यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में ही स्थित हैं। मैक्सिमम 2000 किलोमीटर की रेंज में स्थित हैं, लगभग, जो आपके लो अर्थ ऑर्बिट में हैं। यद्यपि कुछ मलबे ऐसे भी हैं जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी हैं, जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर के ऊपर इक्वेटर के लॉन्ग चक्कर लगाते हैं, वो भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और वो बहुत अधिक ऊंचाई पर हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका अंतरिक्ष मलबा है वो लो अर्थ ऑर्बिट में है। आपने पढ़ा होगा अर्थ के ऊपर आपका लो अर्थ ऑर्बिट लियो होता है, मियो होता है, आपका हियो होता है, और ऊपर आपको कौन सा होता है, जियो होता है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है। तो ये लियो में है जो 300 से लेकर के और 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक की रेंज में ये पाए जाते हैं। तो साइज छोटे से बहुत बड़े हो सकते हैं, ऊंचाई सतह से 2000 किलोमीटर के रेंज तक ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। वर्ष 2022 तक यूनाइटेड स्टेट स्पेस सर्विलांस नेटवर्क ने पूरे अंतरिक्ष में 10 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंच से बड़े 14,000 से अधिक अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक कर रहा था। ये बहुत बड़ी खबर है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि यूनाइटेड स्टेट स्पेस सर्विलांस नेटवर्क पूरे अंतरिक्ष में, पूरे मतलब उस पूरे ऑर्बिट में 10 सेंटीमीटर से बड़े 14,000 से अधिक अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक कर रहा था। यानी कि 10 सेंटीमीटर से जो बड़े मलबे हैं उनकी संख्या 14,000 से अधिक है। ये अनुमान है कि 1 और 10 सेंटीमीटर के बीच लगभग 2 लाख टुकड़े हैं और 1 सेंटीमीटर से छोटे टुकड़े हो सकते हैं। यानी कि 2-2.5 लाख टुकड़े जो है इस प्रकार के पड़े हैं, छोटे हैं, जिनकी साइज 1 से 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर से अधिक जो टुकड़े हैं उनकी संख्या 14,000 अधिक अभी तक ट्रैक की गई है। इससे ज्यादा भी ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। और एक अंतरिक्ष का टुकड़ा या मलबा पृथ्वी पर वापस आने में कितना समय लेता है, ये उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये आपका एक पॉइंट बन सकता है। जितनी ऊंचाई होगा, मान लो कोई नीचे है तो जल्दी आ जाएगा, कोई ऊपर है तो देर में आएगा। तो टुकड़ा पृथ्वी पर वापस आने में समय जो लगेगा ये उस मलबे की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको जाननी है कि ये स्पेस डेब्रिस की बात करें तो आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1957 में अगर आप पृथ्वी को देख रहे हैं तो एकदम से क्लियर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको कोई भी स्पेस डेब्रिस नहीं दिख रहा है। लेकिन 2005 में आप देखिए तो बहुत सारा स्पेस डेब्रिस जो है वो अंतरिक्ष में आ गया था, जो पोल की तरफ जो है या इक्वेटर पे या पूरे अर्थ को जो है कवर कर रहा है। 2018 आते आते आप देखेंगे इनका कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ गया, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 तक पूरा जो आपका ऑर्बिट होंगे वो पूरी तरह से जो है वो मलबे से भर जाएंगे और ऊपर से देखने पर पृथ्वी दिखाई ही नहीं देगी। अगर इसी तरह से ये कचरे बढ़ते गए, इनका कोई हमने सही से निपटान नहीं किया तो 2030 वाली स्थिति बन सकती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। लेकिन विज्ञान और मानव दोनों एक साथ चलते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि विज्ञान को आगे बढ़ाने में मानव का ही रोल होता है, और मानव जाति जहां तक संभव होता है अपनी जो
उसका जो क्या कहेंगे कि मानव अपने अस्तित्व को हमेशा बचाने के लिए वो तत्पर रहता है किसी भी प्रकार से। तो मानव नहीं चाहेगा कि कुछ ऐसा हो जिससे कि मानव अस्तित्व संकट में आए, वो इसका निपटान जरूर कर लेगा और उसके प्रयास में वो लग भी गया है। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो स्थिति आपको दिख रही है ये उल्टा हो जाए, 2020 में से 18 पे आ जाए, 18 से 5 में आ जाए और 2005 से 1957 की स्थिति में फिर से हम धरती को यानी कि स्पेस को ले आ सकते हैं। इस तरह हम काम अगर करेंगे तो इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मलबे के जो लगभग 5 लाख से अधिक टुकड़े या अंतरिक्ष कबाड़ को पृथ्वी की कक्षा के रूप में ट्रैक किया जाता है। सभी मिलाकर के लगभग 5 लाख से अधिक टुकड़े ट्रैक किए गए हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सभी 17,500 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहे हैं। यानी कि अपने ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में जो भी पार्टिकल होगा वो 17,500 मील प्रति घंटे की गति यात्रा कर रहा होगा और तेजी से कक्षीय मलबे के एक अपेक्षा के छोटे टुकड़े एक उपग्रह या अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। इस ऑर्बिट में जो मलबे हैं, एक छोटा मलबा भी एक उपग्रह या एक अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचाने में पर्याप्त है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो इस पर चिंता व्यक्त की जानी चाहिए। तो अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती आबादी सभी अंतरिक्ष वाहनों के लिए संभावित खतरे को बढ़ाती है, लेकिन विशेष रूप से सबसे अधिक खतरा है वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को है क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। ये लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अंतरिक्ष शटल और मनुष्यों के साथ अन्य अंतरिक्ष यान जो है वो सबसे अधिक जो है खतरे में माने जाएंगे। स्पेस शटल हो सकते हैं, मानव युक्त जो यान हो सकते हैं वो, और अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये सब जो है ज्यादा खतरे में आ सकते हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है अगर हम कोई विशेष प्रतिबंध या विशेष कोई हम अगर कार्यक्रम नहीं अपनाते हैं तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। नासा जो है वो अंतरिक्ष मलबे के साथ टकराव के खतरे को गंभीरता से लेता है और प्रत्येक संभावित टकराव के खतरे से निपटने के लिए दिशा निर्देश का एक लंबा सेट जारी करता है। कभी भी वो चूकता नहीं है। वो जानता है कि अगर हल्की सी चूक हो जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो हमेशा वो एक दिशा निर्देश जारी करता है। और ये दिशा निर्देश क्या होते हैं कि उड़ान नियमों के रूप में ज्ञात निर्णय लेने वाले जो एड्स, यहाँ पे एक गलत हो गया है, ये एड्स नहीं, एड होता है यहाँ पे, एड, AID, एड के एक बड़े हिस्से का भाग होता है, निर्दिष्ट करते हैं जब मलबे के एक टुकड़े की अपेक्षित निकटता एक टक्कर की संभावना को काफी बढ़ा देती है तो चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई या अन्य सावधानियों की आवश्यकता होती है। यानी कि जब ये देखा जाता है कि मलबे का टुकड़ा अब बहुत नजदीक आ रहा है और टक्कर की संभावना काफी बढ़ जाती है तो चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन दिशा निर्देशों को उपयोग किया जाता है और अन्य सावधानियों की आवश्यकता होती है। तो तत्काल बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस बनाए गए हैं कि अगर सामने कोई आ जाए मलबा तो क्या करना होगा। तो ये नासा के पास अभी इस प्रकार के प्रोग्राम वो शुरुआत कर रहा है, लेकिन बहुत अधिक सटीक जानकारी अभी कोई ऐसी नहीं। उच्च गति यानी कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड या 5 मील प्रति सेकंड तक के कार जिस पर वस्तुएं पृथ्वी की परिक्रमा करती हैं, अंतरिक्ष मलबे के एक छोटे टुकड़े के साथ टकराव भी एक अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि अगर स्पीड मात्र 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो, जो बहुत अधिक गति हो जाती है, लेकिन उस खगोलीय गति के हिसाब से काफी कम है, उस गति पर भी क्या हो सकता है, ये मलबा, एक छोटा मलबा अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो अंतरिक्ष यान खिड़कियों को अक्सर 1 मिलीमीटर से छोटे मान निर्मित मलबे के साथ टकराव से नुकसान के कारण बदलना पड़ता था। यानी कि अंतरिक्ष यान की जो खिड़कियां होती थी वो 1 मिलीमीटर से छोटे
मानव निर्मित मलबे के साथ टकराव से नुकसान हो जाने के कारण उसको बदलना पड़ता था। ये एक समस्या थी। इस प्रकार से उसको बनाया था कि उसमें अगर टकरा भी जाए तो कोई नुकसान ना हो। अंतरिक्ष में मलबे की मात्रा से चालक दल और अंतरिक्ष यान दोनों को खतरा होता है। अंतरिक्ष मलबे के एक टुकड़े के साथ एक अंतरिक्ष यान के एक भयावह टकराव का जोखिम 300 में 1 था। यानी कि एक अंतरिक्ष का मलबा जो है, अगर 300 मलबे हैं, टुकड़े हैं, तो एक जो है वो 300 में 1 टुकड़ा टकरा सकता है अंतरिक्ष यान से। ये जोखिम माना जाता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए मिशन के लिए इसके उच्च और अधिक मलबे से भरी कक्षा के साथ जोखिम 185 में 1 था। लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए जो मिशन भेजा गया था वो और ऐसे अधिक क्षेत्र में था जहां पर मलबे की मात्रा ज्यादा थी। उसमें जो है रिस्क जो है 185 में 1 था। तो यानी कि 300 में 1 थोड़ा कम है, लेकिन 185 में 1 संभावना काफी बढ़ जाती है। अगर वहां अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से टकराने वाले मलबे के ज्ञात टुकड़े के 1 लाख से अधिक संभावना में अंतरिक्ष यात्री एक मलबे से बचाव की पैंतरेबाजी करते हैं, जिसमें टकराव से बचने के लिए इंटरनेशनल स्टेशन की कक्षा को ऊपर उठाया जाता है। ये बड़ी समस्या है कि कोई भी मलबा अंतरराष्ट्रीय स्पेस टक्कर न मार दे, उससे बचने के लिए जो है उसकी कक्षा को, ऑर्बिट को ऊपर उठाया जाता है, जिससे कि टकराव संभव न हो पाए। इसको आपको ध्यान में देना है। 24 जुलाई 1996 को 1996 को एक परिचालन उपग्रह अंतरिक्ष मलबे के एक टुकड़े के बीच पहली टक्कर हुई थी। याद रखिएगा, 24 जुलाई 1996 को परिचालन उपग्रह और अंतरिक्ष मलबे के एक टुकड़े के बीच पहली टक्कर हुई थी, जब एक यूरोपीय एरियन रॉकेट के ऊपरी चरण से एक टुकड़ा एक फ्रांसीसी माइक्रोसेरेटी से टकरा गया था। तो ये पहली बार हुआ था कि यूरोपीय एरियन रॉकेट का ऊपरी चरण से एक टुकड़ा जो था वो फ्रांसीसी माइक्रोसेरेट्री सेरेस से टकरा गया था। सेरेस तो खराब हो गया था, लेकिन काम करना जारी रखा था। यानी कि वो उस टकराने पे वो काफी डैमेज हो गया था, लेकिन काम करना जारी रखा था। एक परिचालन उपग्रह को नष्ट करने वाली पहली टक्कर, एक परिचालन को नष्ट करने वाली एक परिचालन उपग्रह को नष्ट, ये टक्कर हुई थी लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा था, केवल ऊपरी चरण से टक्कर हुई थी और माइक्रोसेरेट्री सेरेस को टकराया था, लेकिन वो काम करना बंद नहीं किया था। लेकिन परिचालन उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट को नष्ट करने वाली पहली टक्कर 10 फरवरी 2009 को हुई थी, जब अमेरिकी कंपनी मोटोरोला के स्वामित्व वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट इरिडियम 33 कॉसमॉस 2251 एक इनएक्टिव रूसी सैन्य संचार उपग्रह जो कि लगभग 760 किलोमीटर उत्तरी साइबेरिया से ऊपर था, से टकरा गया था और वो नष्ट हो गया था। तो यहां पर ये नष्ट हो गया था। टकराया था 1996 पहली बार, लेकिन टकराने के बाद सबसे नष्ट कब हुआ? 2009 में। ये कौन सा था? ये जो है यूरोपियन एरियन रॉकेट से टकराया था पहली बार, और दूसरी बार जो है वो अमेरिकी कंपनी मोटोरोला के स्वामित्व वाली कम्युनिकेशन सैटेलाइट इरिडियम 33 कॉसमॉस 2251 से टकराया था। और टकराया क्या था? इनएक्टिव रूसी जो है वो डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट टकराया था। तो ये कहीं ना कहीं से ऐसा भी लग सकता था अमेरिका को कि रूस की ये चाल है कि उसने जो है वो जानबूझ के टक्कर मारी है, उत्तरी साइबेरिया से ऊपर जो है टकराया था। तो ये संभावना हमेशा बनी रहेगी कि किस प्रकार से जो है वो कोई ना कोई डेब्रिस किसी न किसी सैटेलाइट से टकरा सकता है। सबसे खराब अंतरिक्ष मलबे की जो घटना थी वो 11 जनवरी 2007 को हुई थी।
जब चीनी सेना ने एक एंटी सैटेलाइट सिस्टम के परीक्षण में, एंटी सैटेलाइट सिस्टम यानी कि सैटेलाइट को मार गिराने का सिस्टम बनाया था, पेंगुइन 1C मौसम उपग्रह को नष्ट कर दिया था। बड़ी समस्या है ये। एक वेदर कास्टिंग जो है सैटेलाइट था पेंगुइन 1C, उसी को नष्ट कर दिया था। तो एंटी सैटेलाइट सिस्टम का परीक्षण करते समय पेंगुइन 1C मौसम उपग्रह को वेदर कास्टिंग जो है सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था, जिससे 3000 से अधिक टुकड़े या सभी अंतरिक्ष मलबे का 20% से अधिक का निर्माण हुआ था। और यह माना जाता है कि इसके टकराने से जितना भी अंतरिक्ष का मलबा है उसका 20% इसी टक्कर के बाद हुआ था। यानी कि 20% टोटल रूस चीन के द्वारा टक्कर लगने से जो हुआ है मलबा वो बढ़ा है, और बाकी शेष 80% सभी प्रकार के मलबे से हुआ है। 2 वर्षों के भीतर वो टुकड़े जो थे वो पेंगुइन 1C की मूल कक्षा से मलबे के बादल के रूप में फैल गए थे, जो पूरी तरह से पृथ्वी को घेरे हुए थे और दशकों तक वायुमंडल को फिर से नहीं बनाएंगे। यानी कि दशकों लग जाएंगे कि वैसा ही वायुमंडल जैसा था उसके बनने में दशकों वर्ष लग सकते हैं, और पूरे तरह से वो वहां पर फैल गए थे। दूसरी घटना आपको ध्यान देनी है, तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि 11 जनवरी 2007 को चीनी सेना ने एंटी सैटेलाइट सिस्टम का परीक्षण किया। उस परीक्षण के में गलती से पेंगुइन 1C मौसम उपग्रह नष्ट हो गया, और उसके नष्ट होने से 20% से अधिक मलबे का अंतरिक्ष में निर्माण हो गया था, केवल एक सैटेलाइट सिस्टम के नष्ट होने से। उसी प्रकार 22 जनवरी 2013 को अगर देखा जाए, 22 जनवरी 2013 को रूसी लेजर उपग्रह ब्लिस्ट ने अपनी कक्षा और उसके स्पिन में अचानक बदलाव का अनुभव किया था। 22 जनवरी 13 को रूसी लेजर उपग्रह ब्लिस्ट ने अपने ऑर्बिट और उसके स्पिन में अचानक बदलाव का अनुभव किया, जिसके कारण रूसी वैज्ञानिकों ने मिशन को छोड़ दिया था। माना जाता है कि ब्लिस्ट और पेंगुइन 1C मलबे के एक टुकड़े के बीच टकराव था। तो ये रूसी वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये जो इसका जो ऑर्बिट है और उसका स्पिन में जो बदलाव आ रहा है, ये कहीं ना कहीं कोई डेब्रिस की टक्कर से हुई है। और लोगों ने ऐसा माना था, जो कल्प्रिट थे वो कल्प्रिट ये मान रहे थे कि ये जो टकराव है ये ब्लिस्ट का पेंगुइन 1C के मलबे के टकराव के कारण ऐसा हुआ है। तो चीन की तरफ सबकी गलत निगाहें हैं, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि चीन जो है वो पूरे स्पेस को खराब करके रख दिया है। वर्तमान में देखा जाए तो जो इरिडियम, अमेरिका का जो मोटोरोला का इरिडियम 33, कॉस्मॉस 2251 और पेंगुइन 1C, इन तीनों के टुकड़े 1000 किलोमीटर से नीचे की जो स्पेस है उसके मलबे का लगभग आधा हिस्सा इनके द्वारा बना हुआ है। यानी ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका 1000 किलोमीटर की ऊंचाई हो गई। 1000 किलोमीटर की ऊंचाई में जितने भी डेब्रिस हैं, इस डेब्रिस का जितने भी अंतरिक्ष कचरा हैं, इस अंतरिक्ष कचरा का लगभग 50% जो है वो 3 जो है वो प्रकार के पदार्थों से बने हुए हैं। पेंगुइन 1C, इरिडियम 33 और कॉस्मॉस 2251, इन तीनों से मिलकर के ये पूरा जो है क्या किए हैं, 1000 किलोमीटर के नीचे तक के जो मलबे हैं उनका आधा हिस्सा इन्हीं तीनों से है। इसको आपको ध्यान में रखना है।
बात समझ में आपको आ रही है? वहीं पर अगर आप ध्यान देंगे, अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा के साथ अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा के साथ ऐसी आशंकाएं हैं, जैसे कि इरिडियम 33 और कॉस्मोस 2251 के बीच टकराव एक श्रृंखला प्रतिक्रिया बंद कर सकता है, चेन रिएक्शन को क्लोज कर सकता है, जिसे अमेरिकी वैज्ञानिक डोनाल्ड केसलर के बाद केसलर सिंड्रोम कहा जाता है। मतलब इसका समझ लीजिए क्या कह रहा है ये, कि अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा जो है ऐसी आशंकाएं पैदा कर रहा है कि इरिडियम 33 कॉस्मोस 2051 के बीच टकराव जो है वो एक चेन रिएक्शन को निर्माण कर देगा। और इस प्रकार की जो मंशा जो है डोनाल्ड केसलर ने दी थी, उन्हीं के नाम पर केसलर सिंड्रोम नाम पड़ा है। तो केसलर सिंड्रोम अगर आपसे पूछे किससे संबंधित है, तो सिंड्रोम समझ करके आप कभी रोग मत समझ लीजिएगा। ये अंतरिक्ष में कचरा के टकराव से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको केसलर सिंड्रोम कहा जाता है। इससे क्या होगा कि अंतरिक्ष मलबे जो हैं वो अन्य उपग्रहों को नष्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सटल जो आपके अंतरिक्ष मलबे हैं, जो स्पेस डेब्रिस हैं, वो अन्य उपग्रहों को नष्ट कर देंगे, उसको क्या कहा जाता है? केसलर सिंड्रोम कहा जाता है। और अगर ऐसा हो जाए तो लो अर्थ ऑर्बिट जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो अनुपयोगी हो जाएगी, यानी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें जो भी सैटेलाइट जाएंगे वो अंतरिक्ष कचरे उसको नष्ट कर देंगे, तो वहां पर जो है वो कोई सैटेलाइट भेजना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब प्रक्रियाओं को, जो पूर्ण रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? केसलर सिंड्रोम कहते हैं। समझ लीजिए फिर से एक बार कि केसलर सिंड्रोम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंतरिक्ष के जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें अंतरिक्ष मलबे उपग्रहों को नष्ट कर देंगे और उसके परिणाम स्वरूप लो अर्थ ऑर्बिट जो है अनुपयोगी हो जाएगा। मलबे में इस तरह के एक बिल्डअप को खत्म करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों ने समस्या को कम करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यानी कि मलबे में जो बिल्डअप हो रहा है, जो मलबा बिल्डअप हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों ने समस्या को कम करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि रॉकेट चरण में सभी ईंधन को जलाना ताकि बाद में विस्फोट न हो, या अपने मिशन के अंत में एक उपग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त ईंधन की बचत हो जाए। इसको आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटिश उपग्रह रिमूव डेब्रिस, ये एक पहल है, नाम ही क्या रखा गया है इसका? रिमूव डेब्रिस। ये पूछ सकता है कि रिमूव डेब्रिस क्या है। तो रिमूव डेब्रिस यानी कि डेब्रिस यानी कि मलबे को हटाना, ब्रिटिश उपग्रह है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसको आप इसका इमेज देख सकते हैं। ये आपका एक रिमूव डेब्रिस सैटेलाइट है, इसको ब्रिटिश सैटेलाइट कहा जाता है, ने अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए 2 अलग तकनीकों का परीक्षण किया था। एक नेट के साथ उसको कैप्चर करना, जाल में भी उसको क्या करना, इसमें इस उपग्रह की तरह क्या करेंगे कि जो भी डेब्रिस पड़े हुए हैं उनको जाल में कैप्चर कर लेना। तो जाल में कैप्चर कर लेना तकनीक हो जाती है इसकी। और दूसरी हार्पून के साथ कब्जा कर लेना, हार्पून जो होता है उसके द्वारा इसको खींच लेना। तो हार्पून के द्वारा खींच लेना या जाल के रूप में कब्जा करना, 2 तरह की तकनीक से रिमूव किया जा सकता है डेब्रिस को, रिमूव डेब्रिस सैटेलाइट के द्वारा। रिमूव डेब्रिस ने उपग्रह को धीमा करने के लिए एक ड्रग शेल का परीक्षण करने का प्रयास किया ताकि वायुमंडल को फिर से स्थापित कर सके, लेकिन ये जो है वो
जाल तैनात करने में विफल रहा। भूस्थितीय कक्षा में उपग्रह जो अपने मिशन के अंत में होते हैं, उन्हें कभी-कभी कब्रिस्तान यानी कि उनके जो ग्रेवयार्ड होते हैं की कक्षा में 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाता है। यानी कि जियोस्टेशनरी कक्षा में उपग्रह जो अपने मिशन के अंत में होते हैं, यानी कि जो खत्म होने वाले होते हैं, उन्हें कभी-कभी उनको जो है ग्रेवयार्ड की कक्षा में जो 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाता है, वहां तक उसको खींच लाया जाता है। तो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट क्या होते हैं? जहां पर भूस्थितीय कक्षाओं में उपग्रह को खींच करके ला करके वहां पे डाल दिया जाता है। इस काम को और अच्छे तरीके से करने के लिए नासा द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास मौजूद अंतरिक्ष मलबे को मापने के लिए एक संवेदक को लॉन्च किया जा रहा है, एक सेंसर को लॉन्च किया जा रहा है। ये सेंसर कक्षीय मलबे को कम करके मानव जीवन के जोखिम को कम करने में भी मदद साबित करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सेंसर कौन सा है जिसको नासा ने लॉन्च किया है अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको, ये आपसे पूछ सकता है। तो स्पेस डेब्रिस सेंसर SDS के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, स्पेस डेब्रिस सेंटर। और वो मिशन जिसके द्वारा इस स्पेस डेब्रिस को भेजा गया है उसका नाम है स्पेस एक्स कार्गो मिशन। तो अगर आपसे पूछा स्पेस एक्स कार्गो मिशन क्या है, तो आप बताएंगे स्पेस एक्स कार्गो मिशन के द्वारा स्पेस डेब्रिस सेंसर को भेजा गया है, जो सेंसर ऑर्बिट में उपस्थित जो डेब्रिस हैं उनको नष्ट करने का काम करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। कई बार आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है स्पेस एक्स कार्गो मिशन क्या है। तो स्पेस एक्स कार्गो मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है, जिसके द्वारा स्पेस में ऑर्बिट जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो डेब्रिस उपस्थित है उसको स्पेस डेब्रिस सेंसर के द्वारा हटाने का काम किया जाएगा। ये आप इमेज में इसको आप देख सकते हैं, इस मिशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए इसमें सब पैनल लगे हुए हैं जो सनलाइट से जो है एनर्जी प्राप्त करेंगे, और इसी में जो है पूरा डेब्रिस जो होगा क्या होगा, इसी में वो कैप्चर कर लेगा इसको सेंसर के द्वारा। स्पेस एक्स ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार सेंसर के अंतर्गत दोहरे परत की पतली फिल्मों एवं एक ध्वनिक सेंसर प्रणाली के साथ साथ एक रेजिस्टेंट ग्रिड सेंसर प्रणाली और निकटवर्ती समय प्रभाव नियर रियल टाइम इम्पैक्ट का पता लगाने और रिकॉर्डिंग करने के लिए सेंसर वाले एक बैक स्टॉप का उपयोग किया गया है। यानी कि ये जो सेंसर जो भेजा गया है डेब्रिस सिस्टम, इसमें इस सेंसर में दोहरे परत की पतली फिल्मों यानी कि एक बाई लेयर फिल्म इसमें लगी है, साउंड सेंसर लगा हुआ है, रेजिस्टेंट ग्रिड सेंसर लगा हुआ है और नियर रियल टाइम इम्पैक्ट का पता लगाने और रिकॉर्डिंग करने के लिए सेंसर वाले बैक स्टॉप पॉट का उपयोग किया गया। तो कई प्रकार की तकनीक से ये निर्मित है, ध्यान रखिएगा। ध्वनिक सेंसर के लिए, इसमें रिकॉर्डिंग के लिए और नियर रियल टाइम इम्पैक्ट को जानने के लिए सभी तकनीकों का इसमें उपयोग किया गया।
अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी, याद रखिएगा, एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा, स्पेस एक्स हो सकता है क्या है, स्पेस एक्स क्या है, एरोस्पेस कंपनी है, अपने ड्रैगन नामक अंतरिक्ष यान, ड्रैगन एयरक्राफ्ट को अपने 13वें वाणिज्यिक पुनर्गठन मिशन हेतु लॉन्च किया जाएगा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा इसको भेजा जाएगा, ध्यान रखिएगा, स्पेस ड्रैगन। तो 13th कॉमर्शियल पुनर्गठन मिशन हेतु इसको लॉन्च किया जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक अन्य जांच विकल्प के अंतर्गत फाइबर ऑप्टिक तार का निर्माण करने के लिए जेड-बी लैन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अन्य जांच विकल्प के अंतर्गत फाइबर ऑप्टिकल तार का निर्माण करने के लिए जेड-बी लैन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये होता क्या है, तो जेड-बी लैन एक भारी धातु फ्लोराइड कांच होता है, हैवी मेटल का एक फ्लोराइड कांच होता है। इसका इस्तेमाल फाइबर ऑप्टिकल ग्लास बनाने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जेबलॉन क्या है, तो जेबलॉन एक हैवी मेटल फ्लोराइड ग्लास होता है, जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर ग्लास बनाने में किया जाता है। जब ये जेबलॉन पृथ्वी में स्थिर हो जाता है तो इसकी परमाणु संरचना क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है इसका, वो क्रिस्टलाइज हो जाती है, क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाती है। और अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार यह भी संभव है कि माइक्रोग्रेविटी में दबाव से, माइक्रोग्रेविटी में प्रेशर से जेबलॉन फाइबर उतना अधिक क्रिस्टलीकृत न हो पाए जितना कि ऑप्टिकल तार हो सकता है, अर्थात फाइबर युक्त ऑप्टिकल तारों में प्रयुक्त सिलिका की तुलना में अधिक बेहतर ऑप्टिकल गुण दे सकता है। सिलिकॉन की तुलना में ये जो आपका जेबलॉन है, ये अधिक ऑप्टिकल गुण दे सकने की संभावना रखता है, ये ध्यान रखिएगा। इस जांच से प्राप्त परिणामों के बाद अंतरिक्ष और पृथ्वी दोनों पर हाई क्वालिटी वाले फाइबर ऑप्टिकल प्रोडक्ट के उत्पादन की संभावना को बल मिल जाएगा, जिससे हम और अच्छी तरीके से जो है वहां के डिब्रिस को हम लोग सेंस कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपका क्या है, जेबलॉन है। इस तरह से ये जो है ऑप्टिकल फाइबर में इसको कन्वर्ट किया जाता है जेबलॉन को। ये आपका फाइबर जेबलॉन ऑप्टिकल फाइबर ग्लास है, ये जेबलॉन ऑप्टिकल फाइबर ग्लास, इस तरह से इससे ये बनाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। रोडेंट रिसर्च, रोडेंट आपको पता होगा, रोडेंट का मतलब होता है जो कुतरने वाले जंतु होते हैं, जो कुतर के खाते हैं, कुतरने वाले जंतु, जैसे आपका चूहा हो गया, जैसे आपकी गिलहरी हो गई, जैसे आपके खरगोश हो गया, ये सब किस में आते हैं, रोडेंट में आते हैं। तो रोडेंट रिसर्च 6 या RR6 के नाम से नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास एक और अनुसंधान रोडेंट रिसर्च की जांच को भेजा गया है। स्पेस के पास में एक रोडेंट रिसर्च 6 को भेजा है जांच के लिए। और इस रोडेंट रिसर्च के अनुसार अंतर्गत अंतरिक्ष अथवा अन्य स्थानों पर जो मांसपेशियों में आने वाले खिंचाव, टूट फूट के संबंध में एक दवा के यौगिक और दवा वितरण प्रणाली की जांच भी की जाएगी, इसका काम किया जाएगा। इससे वहां पर जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं मानव को, उनकी जो है वो परीक्षण किया जाएगा, उनको डायग्नोस किया जाएगा। RR6 जांच से प्राप्त परिणाम, जहां एक और शोधकर्ताओं को गुरुत्वाकर्षण के अभाव में जीरो ग्रेविटी में एक स्वस्थ शरीर संरचना को किस प्रकार स्वस्थ बनाए रखा जाए उसकी जानकारी देगा, के प्रयासों में सहायता प्रदान करेंगे। वहीं दूसरी ओर
मांसपेशियों संबंधित बीमारियों, विकारों और चोटों के विषय में हमारी समझ में भी वृद्धि करेंगे। तो रोडेंट रिसर्च 6 भी आपको RR6 आपको ध्यान देना है। इसके परिणामस्वरूप हम अधिक बेहतर ढंग से इस दिशा में प्रभावी प्रयास कर पाएंगे और सही तरीके से हम उसकी खोजबीन कर सकते हैं। इसको हमको ध्यान में देना है। तो आज हम लोगों ने जो इसको पढ़ा, हमारा जो टॉपिक था उसको हम एक बार आप लोगों को रिवाइज कराते हैं। स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्ष कचरा। अंतरिक्ष मलबे, जिसे अंतरिक्ष कबाड़ भी कहा जाता है, कृत्रिम सामग्री जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं लेकिन अब कार्यात्मक नहीं है, अंतरिक्ष मलबे कहलाते हैं। ये सामग्री एक खारिज किए गए रॉकेट शॉट जितनी बड़ी हो सकती है या पेंट की चिप के रूप में भी हो सकते हैं। अधिकांश मलबे पृथ्वी की सतह के 2000 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में पाए जाते हैं। कुछ मलबे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पाए जाते हैं और ऐसा माना गया है कि 1997 में स्थिति आप देख सकते हैं, 2005 की स्थिति आप देख सकते हैं, 2018 की स्थिति आप देख सकते हैं और 2030 में संभावना क्या व्यक्त की जा रही है इसको आप देख सकते हैं। हालांकि इससे हम पीछे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंतरिक्ष यान को, जो हमारे अंतरिक्ष स्टेशन हमारा है, अंतरिक्ष शटल है, स्पेस शटल है और जो आपका मानव युक्त जो अंतरिक्ष यान है उनके लिए खतरा बन रहा है। नासा से निपटने के लिए एक संदेश जारी करता है कि इस प्रकार के टुकड़ों से कैसे बचा जाए, कि उच्च गति होने के कारण एक बहुत बड़े छोटा टुकड़ा भी जो है एक बहुत बड़े यान को नुकसान पहुंचा सकता है। अंतरिक्ष में मलबे की मात्रा से चालक दल और अंतरिक्ष यात्री दोनों को खतरा होता है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के लिए मिशन के लिए उच्च और अधिक मलबे से भारी कक्षा के जोखिम 185 में से एक था, यानी कि 185 मलबे में से एक कोई इस पे अटैक कर सकता था। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि सबसे पहली बार जो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट और अंतरिक्ष मलबे की बीच जो पहली टक्कर थी वो 1996 में हुई थी। यूरोपियन एरियन रॉकेट के ऊपरी जड़ में एक टुकड़ा टकराया था जहां पर एक फ्रांसीसी माइक्रोसैटेलाइट रखा हुआ था। उसने माइक्रोसैटेलाइट को तो नष्ट कर दिया, खराब कर दिया था, लेकिन वो काम करना जारी रखा था। डैमेज हो गया था लेकिन काम कर रहा था। लेकिन पूरी तरह से नष्ट करने का काम जो किया था वो 2009 में हुआ था। अमेरिकी कंपनी मोटोरोला के स्वामित्व वाली संचार उपग्रह इरिडियम 33 कॉस्मॉस 2251 जा करके एक निष्क्रिय रूसी संचार उपग्रह टकरा गए थे और वो उनका मलबा फैल गया था। इसी प्रकार 2007 में 11 जनवरी को चीन ने एक एंटी सैटेलाइट सिस्टम का परीक्षण किया। उस परीक्षण में जाकर के सैटेलाइट जो है फेंगशुइन 1C नामक मौसम उपग्रह को नष्ट कर दिया और ऐसा अनुमान लगाया गया कि इसके नष्ट होने से लो अर्थ ऑर्बिट का टोटल का 20% मलबा जो है इसी टक्कर के बाद बिखर गया था। इसी क्रम में 2013 को रूसी लेजर उपग्रह ब्लिस्ट जो है वो जा करके उसने अपने कक्षा को और अपने स्पिन को अचानक बदल दिया और रूसी वैज्ञानिकों ने मिशन को वहीं पर छोड़ दिया। ऐसा जो है जो कल्प्रिट है अनुमान लगाते हैं कि ये ब्लिस्ट और फेंगशुई 1C के मलबे के बीच टक्कर हुई होगी। तो कुल मिलाकर के सतह से 1000 किलोमीटर के नीचे का जो मलबा है उसका 50% हिस्सा केवल फेंगशुई 1C, इरिडियम 33 और कॉस्मॉस 2251 टुकड़े के द्वारा ही बना हुआ है। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा के साथ ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ये एक प्रकार की चेन रिएक्शन ला सकती हैं। इससे क्या होगा, कैसलर सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, यानी कि अंतरिक्ष मलबे अन्य ग्रहों को नष्ट कर सकते हैं और इस प्रकार से लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो अनुपयोगी साबित हो सकता है। इस चीज की इस संभावना व्यक्त की जा रही है, इसको आपको ध्यान देना है। मलबे में इस तरह के बिल्डअप को खत्म करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों ने समस्या को कम करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर
ब्रिटिश उपग्रह रिमूव डेब्रिस का 2018 में लॉन्च किया गया है, जो सीधे जो है वो यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। नासा के द्वारा स्पेस डेब्रिस सेंसर का उपयोग किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ब्रिटेन का रिमूव डेब्रिस, नासा का स्पेस डेब्रिस सेंसर, ये आपके जो है वो डेब्रिस को खत्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनको आप देख सकते हैं। इसमें जो है आपने देखा होगा कि ड्रैगन एज स्पेसक्राफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये 13वें वाणिज्यिक पुनर्गठन मिशन हेतु इसको लॉन्च किया जाएगा। जेवलन का उपयोग किया जा रहा है और रोडेंट रिसर्च का उपयोग किया जा रहा है, जो क्या करेगा, स्पेस में जाकर के वहां पर मांसपेशियों में आने वाले टूट फूट के संबंध के खिंचाव को, दवाओं के यौगिकों और दवा के वितरण प्रणाली को जांच करने का काम करेगा। जीरो ग्रेविटी में मनुष्य के ऊपर जो उसका स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी जानकारी प्राप्त करेगी, उसको किस प्रकार से हम वहाँ पे रह सकते हैं उसमें सहायता हमको मिलेगी, और अन्य प्रकार के रोगों से लड़ने की या उनको समझने की भी हमको एक जानकारी मिलेगी। इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो मिला करके अगर हमें देखें तो डेब्रिस जो है आपका, ये आने वाले समय में अगर इस पे हमने कंट्रोल नहीं किया, इसको हमने वहां से हटाने का काम नहीं किया, तो आने वाले समय में अंतरिक्ष में और सैटेलाइट को या और मिशन को हम भेजेंगे तो हमारे लिए नुकसान हो सकते हैं। भारत जो है 2022 में गगनयान लॉन्च कर रहा है, उसको भी खतरा हो सकता है। तो इन सब समस्याओं को ध्यान में देते हुए हमको दो प्रयास करने चाहिए। पहला प्रयास ये करना चाहिए कि हमको कम से कम सैटेलाइट लॉन्च करने चाहिए, यानी कि कई कामों के लिए हमको इस प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए कि कई कामों के लिए एक ही सैटेलाइट भेजना पड़े। अभी हम क्या करते हैं कि अलग अलग कामों के लिए अलग सैटेलाइट भेजते हैं, उससे सैटेलाइट की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। हम ये कर सकते हैं कि एक सैटेलाइट में कई प्रयोग, कई कामों का उसमें इनबिल्ड करके भेजें। एक काम हमारा पहला प्रयास में ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है प्रयास हमारा ये कि जो सैटेलाइट काम करना बंद कर दिए हैं उनको हम एक तकनीक के द्वारा उनको वहां से रिमूव करने की कोशिश करें। और तीसरा, हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे सहयोग हैं, सभी देश आपस में मिल करके बैठ करके एक सहमति व्यक्त करें और ये इस बात पर ध्यान दें कि इस प्रकार के अंतरिक्ष कचरे को पनपने से रोका जाए, और अनावश्यक रूप से अगर हम इस प्रकार के अंतरिक्ष कचरे को बढ़ाते हैं तो मानव जाति के लिए भी ये नुकसान हो सकता है, मानव सभ्यता भी इससे नष्ट हो सकती है। तो इन सब बातों को हमको विशेष रूप से ध्यान दे करके कार्य करना चाहिए। तो ये लेक्चर में मैंने आपको पूरा सब बताया यहाँ पर कि डेब्रिस क्या होता है, कैसे कहाँ पे पाया जाता है, ये उसकी स्पीड कितनी होती है, और कौन सा डेब्रिस पहले टकराया था, दूसरा कब टकराया था, और कौन कौन से टकराव होने की संभावना होती है। उस डेब्रिस को रिमूव करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका क्या प्रयास कर रहे हैं, भारत इसमें क्या प्रयास कर सकता है, उसको भी हम आपको बताएंगे किसी वीडियो में। और अभी कोई बहुत बड़ा ऐसा प्लान भारत का नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर मैटर भी अवेलेबल अभी नहीं है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इससे आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको पीडीएफ, नोटिफिकेशन और मेरे सारे लेक्चर्स वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहें। यहाँ पर मेरा अनअकैडमी की तरफ से दिया जो मेरा रेफरल कोड है SS01, इससे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो जल्दी से इसको लें। आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 6 दिसंबर को जो अनअकैडमी कॉम्बैट की तरफ से कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ है वो नेक्स्ट 20 दिसंबर को 11 बजे स्टार्ट होने वाला है। उसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। जो लोग उसमें भाग लेना चाहते हैं उनको कुछ नहीं करना है, केवल अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद उसमें ये SS01 कोड डालना है और आप उस कंटेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। 20 दिसंबर को 11 बजे आप उसमें भाग ले सकते हैं।
उसमें फर्स्ट रैंक अगर आपका आता है तो आप वहाँ पे एप्पल का लैपटॉप जीत सकते हो। सेकंड रैंक अगर आपकी आती है तो आप आईपॉड जीत सकते हो। थर्ड रैंक अगर आपकी आती है तो आप वहाँ पर एयरपैड जीत सकते हो। और 1 से लेकर के 100 रैंक तक के सभी लोगों को 1000 रुपये का अमेजन की तरफ से गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको 2021, 22 और 23 में यूपीएससी की सीरियसली तैयारी करके एग्जाम देना चाहते हो तो यूपीएससी अनअकैडमी जो है वो कल से 15 तारीख से और आज से 14 तारीख से नए बैच लॉन्च किया हुआ है अलग अलग कोर्सेज के लिए। मिशन 2021, मिशन 2022, मिशन 2023 बाईलिंगुअल में है। और लक्ष्य 2021, लक्ष्य 2022 और लक्ष्य 2023 ये आपके जो है हिंदी माध्यम में। तो इनको और कंप्लीट जो एक शुरू किया गया है वो आपका है चैंपियन कोर्स है जो 6 महीने का है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखते रहिए, समझते रहिए और अनअकैडमी पे आप पढ़ते रहिए और जल्दी से जल्दी आप सेलेक्ट होइए। यही हम लोगों का आपसे अपेक्षा भी है। हमसे जो हो सकता है वो आप हमसे लीजिए और हम आपसे रिजल्ट चाहेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे लेक्चर देखते रहिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपनी समस्याओं को अगर हमारे तक लेके आओगे तो उसका हम आपको समाधान जरूर करेंगे। इनको आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।